तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया था कि शक्ति क्या होती है, शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति की विशेषताओं के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके स्रोतों के बारे में। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि शक्ति के कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जितनी भी परिभाषाएं देखी और सुनी, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की शक्ति वास्तव में उसका दूसरे व्यक्तियों के संबंध में वो प्रभाव होता है जो कि दूसरों पर डालने में समर्थ होता है। इसलिए अपने इरादों के अनुसार एक व्यक्ति जिस सीमा तक दूसरों को प्रभावित करता है ना, वही उसकी शक्ति होती है। इसलिए आज विश्व भर में राजनीति वास्तव में शक्ति की ही राजनीति है। इंसान सिर्फ एक विचारशील प्राणी है, लेकिन ये भी याद रखना कि सारे इंसान एक ही प्रकार के विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि अलग अलग विचार होना ही मानव समाज की एक खास विशेषता है। क्योंकि अब यहाँ तक हमारे ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि हर एक मानव दूसरे मानव को अपने विचार पक्ष में लाने की कोशिश करता रहता है और इसी कोशिश को सफल बनाने के लिए वो हमेशा शक्ति का प्रयोग करता है। इसलिए इस संबंध में बीर स्ट्रीट ने कहा है कि शक्ति समाज की आधारभूत सुव्यवस्था का सहारा है। जहाँ कहीं सुव्यवस्था है वहाँ शक्ति का अस्तित्व पाया जाता है, क्योंकि शक्ति जो होती है ना, वो प्रत्येक संगठन के पीछे और प्रत्येक संरचना को बनाए रखती है। इसलिए बिना शक्ति के कोई भी संगठन स्थायी नहीं हो सकता और ना ही कोई सुव्यवस्था हो सकती। तो चलिए अब शक्ति को अच्छे से समझने के बाद में अब जान लेते हैं कि शक्ति की विशेषताएं किस प्रकार होती है। सबसे पहले विशेषता है कि शक्ति संबंध सूचक अवधारणा है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें शासक और शासितों के बीच संबंध पाया जाता है। मतलब ये कि शासक के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो जिस पर वो शासन कर सके। अब दूसरी विशेषता ये है कि शक्ति द्विपक्षीय अवधारणा है। यहाँ पर दो पक्षों का मतलब ये है कि जब हम शासित होंगे तभी तो शासक भी बनेंगे, क्योंकि अगर हम शासित ही नहीं होंगे तो शासक कैसे बनेंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि इन दोनों में से किसी एक की कमी होने पर शक्ति का प्रयोग संभव नहीं हो पाता। तीसरी विशेषता व्यक्तिगत स्थिति और प्रतिष्ठा शक्ति को प्रभावित करती है। अब आप लोग पूछोगे कि वो कैसे, तो देखो शक्ति जो होती है ना, वो परिस्थिति जन्य होती है, यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि एक व्यक्ति है जो उच्च पद पर बैठा है, लेकिन क्या है कि वो व्यक्ति बहुत ढीला है, बहुत आलसी है और डुलमुल चाल से प्रशासन करता है। अब जब ऐसी स्थिति रहेगी तो आप खुद अच्छे से बता सकते हो कि प्रशासन का हाल कैसा रहेगा। प्रशासन का हाल अस्त व्यस्त रहेगा। अब अगर उसी पद पर कोई दूसरा व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट पर्सनालिटी वाला है, वो अगर बैठता है तो वो कैसा शासन करेगा? वो एक अच्छा शासन देगा, एक अच्छा शासन करेगा। अब क्या होता है कि दोनों व्यक्ति जो है वो एक ही पद पर रहकर एक ही प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की शक्तियों का जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसलिए कहा जाता है कि शक्ति परिस्थिति जन्य होती है। अब चौथी विशेषता है कि शक्ति में पुरस्कार और दंड देने की शक्ति पाई जाती है। मतलब ये कि जो व्यक्ति शक्तिधारी होता है ना, वही जनता को आदेशों का पालन करा सकता है, क्योंकि वो दंड और पुरस्कार ये दोनों देने की स्थिति में होता है। पांचवी विशेषता है कि बहुत सारे शक्तिधारी पर्दे के पीछे रहकर शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पूंजीपति और बड़े बड़े धार्मिक नेता राजनीति से दूर रहकर भी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि शक्ति है किसके पास। इस संबंध में मार्क्सवादियों का विचार ये था कि उत्पादन के साधन जिन व्यक्तियों के पास होते हैं, असल में उन्हीं के पास शक्ति होती है और इसी शक्ति को आर्थिक शक्ति कहा जाता है। जबकि कुछ खास वर्ग और राजनीतिक वर्ग का ये मानना है कि शक्ति कुछ खास लोगों के हाथों में केंद्रित होती है। जो खास लोग होते हैं वो होते प्रभावशाली नेता, पूंजीपति, उच्च प्रशासनिक अधिकारी और कुलीन परिवारों के जो सदस्य होते हैं ना, वो। और यही वजह है कि राजनीतिक वर्ग का ये कहना है कि शासन का जो बाहरी रूप है ना, वो कुछ भी हो सकता है। फिर चाहे आप उसे राजतंत्र कहो, लोकतंत्र कहो, फासिस्ट सरकार मानो या कम्युनिस्ट शासन मानो, लेकिन राजनीतिक शक्ति हमेशा कुछ लोगों के हाथों में ही रहती है। इसीलिए राजनीतिक शक्ति को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहली है शारीरिक शक्ति, दूसरी है मनोवैज्ञानिक शक्ति और तीसरी है आर्थिक शक्ति। पहली शक्ति जो शारीरिक शक्ति है वो 2 तरह से प्रयोग की जाती है। पहला वो जब व्यक्ति के लिए शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब शारीरिक बल से होता है, और दूसरा वो जब सामाजिक या राष्ट्रीय संबंध के बारे में शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तब इसका मतलब सैनिक शक्ति से होता है। तो अब आपके यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शारीरिक शक्ति के 2 मतलब होते हैं, एक शारीरिक बल से और एक सैनिक शक्ति से। दूसरा प्रकार है मनोवैज्ञानिक शक्ति। चार्ल्स सिल्जर ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक शक्ति जो है वो ऐसे प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करती है, और ये प्रचार के जरिए लोगों को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। और इस शक्ति का जो प्रयोग है ना, वो बहुत ही ज्यादा चतुराई से किया जाता है, क्योंकि इस शक्ति के द्वारा दूसरों को प्रभावित करना होता है। और अब शक्ति का तीसरा जो प्रकार है वो है आर्थिक शक्ति।
अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो शक्ति है ना, उसका व्यवहारिक रूप ही आर्थिक है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। क्योंकि जो देश किसी भी दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, तब उनका मेन उद्देश्य यही होता है आर्थिक सहायता प्रदान करने का, कि वो देश जिनको वो सहायता प्रदान कर रहे हैं, वो देश उनके प्रभाव क्षेत्र में रहे। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आर्थिक दबाव के कारण अपने रुपयों का अवमूल्यन करते हैं, और व्यापार की जो निर्भरता है वो भी आर्थिक दबाव के कारण ही है। तो चलिए अब बात करते हैं शक्ति के स्रोतों की। तो देखो, शक्ति के जो स्रोत हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला है ज्ञान। अब देखो, ज्ञान जो है ना, वो मानवीय क्षेत्र में शक्ति का सबसे पहला स्रोत है। अब अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ज्ञान जो है ना, वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। क्योंकि क्या है ना कि ज्ञान के जरिए ही व्यक्ति अपने गुणों को इस तरह से केंद्रित करता है कि कोई भी कार्य को करने के संपादन में शक्ति का साधन बन सके। क्योंकि व्यक्ति का नेतृत्व प्रबंध शक्ति, इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति और तर्क शक्ति, ऐसे जो तत्व हैं वो शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इनकी कमी होने पर व्यक्ति को सिर्फ हानि हो सकती है। दूसरा स्रोत है संगठन। एक बहुत पुरानी कहावत है जो दोस्तों आप लोगों ने भी सुनी होगी कि संगठन ही शक्ति है। जैसे क्या होता है कि जब एक व्यवसाय के जो सदस्य होते हैं और वो एक संगठन बना लेते हैं, तब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मिल ऑनर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय उद्योग और व्यापार संघ। तो ये तो हुआ कि जब एक व्यवसाय के सदस्य एक संगठन बना लेते हैं तब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत सारे छोटे बड़े राज्य एक संघ बना लेते हैं तब वो राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तीसरा स्रोत है सत्ता। इसमें क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाती है, यानी कि वो जब प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्य में कोई मंत्री बन जाता है, तब क्या होता है, वो शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि सारे सरकारी तंत्र है ना उसके हाथों में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सब राज्य की शक्ति को उपभोग करने की स्थिति में आ जाते हैं। चौथा स्रोत है बल प्रयोग। अब देखो क्या होता है कि जिस देश के पास में ज्यादा आधुनिकतम सशस्त्र और प्रशिक्षित सेनाएं होंगी, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जरूरत पड़ने पे वो राष्ट्र अपने शत्रु के विरुद्ध बल का प्रयोग करके किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अब अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे अर्जेंटीना ने फॉकलैंड द्वीप पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर ग्रेट ब्रिटेन ने शक्ति का फिर से प्रयोग कर उस पर दोबारा से कब्जा कर लिया था और अर्जेंटीना को वहां से निकाल दिया था। सेम इसी तरीके से कारगिल में भारत ने बल का प्रयोग करके पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। पांचवा स्रोत है आर्थिक साधन। अब देखो, जिस व्यक्ति के पास में बहुत सारे आर्थिक साधन होते हैं वो चुनाव जीत लेता है और शक्ति को प्राप्त कर लेता है। सेम उसी तरीके से जिस राष्ट्र के पास में बहुत ज्यादा आर्थिक साधन होते हैं वो राष्ट्र दूसरों को आर्थिक सहायता देकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। मतलब ये कि वो उसकी विदेश नीति और आर्थिक नीति को बहुत प्रभावित करता है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारे आर्थिक साधन है और यही वजह है कि उसने बहुत सारे राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है। छठा स्रोत है शस्त्रास्त्रों पर नियंत्रण। अब देखो, ऐसे लोग जिनके पास में अस्त्र शस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे निहत्थे लोगों पर बहुत जल्दी अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं। जैसे अमेरिका और रूस के पास में अस्त्र शस्त्रों का असीमित भंडार है, इसीलिए वो हर साल अरबों रुपए के शस्त्र बेचते हैं और दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सातवां स्रोत है प्रेम और प्रभाव। प्रेम और प्रभाव भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अब अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वो प्रेम पर आधारित था। उन्होंने अपने प्रेम और प्रभाव से देशवासियों को संगठित करके उनमें एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश शासकों को झुका दिया था और भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। आठवां स्रोत है व्यक्तिगत आकर्षण। दोस्तों, आपने भी कई बार देखा होगा कि कई नेताओं का इतना जबरदस्त त्याग और व्यक्तिगत आकर्षण होता है। मतलब कई लोगों का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उनके सामने लाखों लोग झुक जाते हैं और उनके कहे अनुसार करने लगते हैं। और इस प्रकार का ऑरा बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण में था।